हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग देख रहे थे अ, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नियंत्रित तत्व के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ 6 बिंदुओं के बारे में ध्यान दिया है। पहला था स्वाभाविक उद्दीपन की प्रभावशीलता, दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता एवं संबद्धता, तीसरा उद्दीपनों में समय एवं क्रम का संबंध, और चौथा उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, पांचवा संवेगात्मक उद्दीपक और छठा पुनर्बलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा। इसमें बहुत सारी बातों को हमने देखा कि किस प्रकार से सीखने के लिए उद्दीपन की जो आवश्यकता होती है कितनी प्रभावशाली और कितने इफ़ेक्टिव हैं एक सीखने के तत्वों के लिए। अब हम लोग आगे 7 पॉइंट में जाएंगे। अनुक्रिया का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया के प्रक्रिया में उद्दीपन का बहुत ही ज़्यादा महत्व या प्रभुत्व रहता है। ये इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं कि जब भी अनुकूलित अनुक्रिया होती है या उद्दीपन के साथ में अनुक्रिया होती है या फिर मनचाहा अनुक्रिया होता है, उसमें अनुक्रिया का प्रभुत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। अनुक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है यहाँ पे कि देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी देखने वाली बातें आ जाती हैं। अनुक्रिया में जब भी होता है किसी खास उद्दीपन को लेकर के ही आगे की बात में अनुक्रिया सामने आती है या सामने देखने को मिलता है। यहाँ पे जब भी किसी उद्दीपन को सामने रखा जाता है, उद्दीपन को सामने रखा जाता है, तो वो उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया जो होता है वो उस उद्दीपन के अनुसार से अनुक्रिया होता है, और वही अनुक्रिया बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और जिसके द्वारा जिस अनुक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है या समझता है या जानता है। अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी अनुकूलित उद्दीपन है, उस उद्दीपन के लिए जब भी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई परिणाम देखा जाता है तो वो परिणाम उसी उद्दीपन के अनुसार से होता है। जैसे कि अगर कुत्ते के सामने में भोजन आया है तो अगर देखा जाए तो भोजन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से अनुक्रिया कुत्ता करेगा। अगर मान लिया जाए उसके मनपसंद का भोजन नहीं होगा तो उसके अनुसार से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कुत्ता नहीं करेगा। अगर प्रयोग में ये भी देखा जाए, प्रयोग के अनुसार से ये भी देख सकते हैं हम लोग कि उद्दीपन के लिए जब कुत्ते के सामने, भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है घंटी की आवाज़ में, तो प्रतिक्रिया हम लोगों को ये चाहिए कि कुत्ता घंटी की आवाज़ में स्वाभाविक प्रतिक्रिया करे। इसीलिए घंटी की आवाज़ के साथ साथ भोजन को दिया गया ताकि उस दोनों बातों में संबंध बन जाए और हमारा मेन मोटिव जो है कि उसके अनुसार से प्रतिक्रिया कुत्ता करने लगे, उसके अनुसार से प्रतिक्रिया के रूप में कुत्ता अपने लार को बहाने लगे, लार निकालने लगे। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया या महत्व का महत्व या प्रभुत्व कहेंगे, कुत्ते के सामने में आ जाता है या फिर हमारे सामने में हमारे देखने के लिए ये बातें आ जाती है जो कि हम लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ इस अनुसार से अनुक्रिया का प्रभुत्व दिखाई पड़ता है कि जो चीज़ चाहता है एक प्राणी सिखाने के लिए, अनुकूलन के लिए या फिर अधिगम के लिए, जिस प्रकार का चाहता है अनुक्रिया एक प्राणी करे, ठीक उसी प्रकार से
के अनुकूलित अ, उद्दीपन प्राणी के सामने रखा जाना चाहिए और उसी के अनुसार से प्रभुत्व के रूप में वह स्वाभाविक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया एक प्राणी दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिक्रिया है। इसलिए इस कंपोनेंट का मतलब अर्थ के रूप में अनुक्रिया का प्रभुत्व रखा गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें चाहिए उसी प्रकार का उद्दीपन एक प्राणी के सामने रखा जाए तो उसी प्रकार का प्रतिक्रिया एक प्राणी हमें देगा, जिसके कारण से एक मनुष्य सीख पाता है, अधिगम हो पाता है। नेक्स्ट है उद्दीपकों में समय का संबंध, टाइम रिलेशन ऑफ टू स्टिमुलस। जब भी किसी भी बात को सिखाया जा रहा है प्राणियों को, तो जो भी उद्दीपक है उसके लिए ये चाहिए कि उस उद्दीपकों के बीच में समय का जो संबंध है वो दोनों समय मैच करता हुआ रहे, साथ में होता हुआ रहे, ना ही ज़्यादा दूरी हो ना ही ज़्यादा नज़दीकी हो, जिससे कि नज़दीकी होने से जिससे कि उद्दीपन दोनों उद्दीपनों के बीच में विभेद करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि अगर घंटी की आवाज़ हुई है तो उस घंटी की आवाज़ से ऐसा ना हो कि उस घंटी की आवाज़ के साथ साथ अगर भोजन दे दिया जाए, इधर वो घंटी बजाया जाए इधर भोजन दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि कुत्ता उस घंटी की आवाज़ को नगण्य जानते हुए भोजन पे ही अपना लार गिराने लगेगा। लेकिन दोनों में जब डिफरेंस रखेंगे, घंटी की आवाज़ और भोजन दोनों में जब डिफरेंसेस रखेंगे, तो रिप्लाई के रूप में या प्रतिक्रिया के रूप में ही हमें प्रतिक्रिया के रूप में हमें लार का टपकना कुत्ते के द्वारा हो पाएगा। यहाँ पे सिखाने के लिए भी यही बात है कि जब भी किसी भी प्राणी को कोई भी बात सिखाया जा रहा है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई भी प्राणी हो, अगर दो दीपकों को अनुबंधित करके सिखाने की बात है तो यहाँ दोनों उद्दीपनों के बीच में जो समय अंतराल होना चाहिए वो एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, ताकि प्राणी दोनों में विभेद भी कर सके और दोनों को समान भी मान करके एक अच्छा प्रतिक्रिया उस और पे दे सके। नेक्स्ट है उद्दीपन की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। जो भी उद्दीपन है वो बार बार अभ्यास के द्वारा जब होता है तो उस अभ्यास के द्वारा होने से एक मनुष्य एक प्राणी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है, जानता है और समझता है, उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है या उस उद्दीपन के प्रति अनुबंधित होकर के अनुक्रिया करता है। ये तभी संभव है जब उसके सामने वो दो उद्दीपन, जो कि एक स्वाभाविक है और एक अस्वाभाविक है, ये दो उद्दीपन जब वो बार बार रिपीटेशन होगा और उस रिपीटेशन के बाद ही एक प्राणी उस दोनों बातों के बीच में अनुबंधन को बनाने सकेगा और उस अनुबंधन के द्वारा ही वो उसी अनुसार से प्रतिक्रिया करेगा जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद उस प्राणी से की जा रही है। नेक्स्ट है भावात्मक पुनर्बलन, इमोशनल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे एक प्राणी के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि उसे इस प्रकार से सिखाया जाए या उसके सामने उस प्रकार के उद्दीपकों को रखा जाए जिसके लिए वो प्रतिक्रिया उस रूप में कर सके जिससे कि वो उसका भावात्मक अटैचमेंट हो या उसके भाव का प्रदर्शन उस ओर हो, या फिर कह सकते हैं कि वो उद्दीपक उसके सामने रखा जाए जो उसके भावनाओं से रिलेटेड हो, जो उसको समझ में आए, जो उसके भावनाओं को प्रेरित करे, जो उसकी बातों को समझ में आए और उस भावनाओं को समझते हुए वो प्राणी जो रिएक्शन को निकाले या रिएक्शन दे उस अनुसार से दे, जिससे कि वो ठीक रूप में उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दे जिस प्रकार के भावात्मक उद्दीपक उसके सामने रखे गए हैं।
इसमें बहुत 2-4 फैक्टर ये रखे जाते हैं कि बहुत सारी बातें उस उद्दीपन को प्रभावित करने के लिए आगे को प्रोत्साहित होने वाली बातों को रखते हैं। जैसे कि पहला है अभ्यास। बार-बार के अभ्यास से प्राणी उस उद्दीपक के बीच में अनुबंधन बना लेता है, रिलेशनशिप बना लेता है और उस रिलेशनशिप के द्वारा ही वो प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। उस दो अनुबंधन के बीच में जो समय अंतराल है, वो समय अंतराल का छोटा या बड़ा होना अनुबंधन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है और उस महत्वपूर्ण साबित होने के साथ साथ वो उसको बहुत ही जल्दी तरीके से कैप्चर करता है और उसको सीखता है। तीसरा है बाहरी बाधाएं। जब भी दो अनुबंधन के लिए दो अनुकूलित उद्दीपक को एक प्राणी के सामने दिया जाता है ताकि वो मनचाहा स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर सके, तो इसके लिए ये कोशिश करना होता है कि बाहरी बाधाएं, या फिर कह सकते हैं कि दो उद्दीपक के बीच में तीसरा उद्दीपक जो कि बाहरी बाधाएं हैं, वो उसके रूप में उसके सामने ना आए। जैसे कि अगर कुत्ता के सामने में भोजन देने से पहले घंटी बजाई जा रही है और घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जा रहा है और ये प्रक्रिया बार बार उसके सामने दोहराया जा रहा है, तभी वो प्रतिक्रिया के रूप में स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकाने वाली जैसी क्रियाएं करेगा। अगर इससे दो उद्दीपक के बीच में मान लिया जाए घंटी की आवाज़ के साथ साथ में भोजन दिया जा रहा है और साथ में कुछ और भी दिया जाए, कोई और उद्दीपक को उसके सामने दिया जाए, घंटी की आवाज़ के साथ साथ मोटर बाइक की आवाज़ दे दिया जाए और फिर भोजन दिया जाए, घंटी की आवाज़ के साथ साथ किसी और चीज़ का आवाज़ दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, फिर भोजन दिया जाए, तो ये अनेक प्रकार से बाधाएं आ जाएंगी और उसके अनुसार से जो अनुक्रिया चाहिए होता है, जो प्रतिक्रिया चाहिए होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा प्राणी और जैसा चाह रहा है, जैसा मनचाहा अनुक्रिया चाह रहा है उसके अनुसार से काम नहीं हो पाएगा और वो काम नहीं होने के कारण से सारी बातें कैंसिल हो जाएंगी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो जिसके लिए काम किया गया है वो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रेरक या मोटिवेशन। सीखने के लिए, भावात्मक पुनर्बलन के लिए जब भी उद्दीपक को सामने रखा गया है, उद्दीपक है सामने, एक उद्दीपक है घंटी की आवाज़, दूसरा उद्दीपक है भोजन, और ये जो उद्दीपक है, इस उद्दीपक के अनुसार से जो प्रतिक्रिया है वो है लार का टपकाना। प्रेरक की बात यहाँ हो गई कि अगर घंटी की आवाज़ के साथ साथ भोजन नहीं दिया जाए, भोजन के अलावा कुछ और दे दिया जाए, तीसरी बात ये हो सकती है, तो कुत्ते में उस बात के लिए उत्सुकता नहीं रहेगी कि घंटी के साथ में भोजन मिल रहा है। ये जो उत्सुकता नहीं रहेगी तब वो उस अनुसार से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया की इच्छा या प्रतिक्रिया की चाहत कर रहा है एक इंसान, ताकि वो कुत्ता उस प्रकार से प्रतिक्रिया करे। यहाँ पे सीखने के लिए ये दोनों बातें, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन तब होगा जब भी होगा तभी मन चाहा प्रतिक्रिया होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी प्राणी को सीखने के लिए दो उद्दीपक का, इस प्रकार का उद्दीपक होना चाहिए, दो उद्दीपकों में इस प्रकार के उद्दीपक होना चाहिए ताकि प्राणी में मोटिवेशन या प्रेरणा जागृत हो और उसी प्रेरणा के आधार पे वो उस प्रकार का प्रतिक्रिया करने लगे जिस प्रकार का प्रतिक्रिया एक मनुष्य चाह रहा है। नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसको कहेंगे। सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि का होना या फिर अनुबंधित अनुक्रिया की प्रक्रिया में बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। इस नियंत्रक तत्व में बुद्धि का काम ये है भावात्मक पुनर्बलन के लिए कि जब भी उद्दीपकों को नहीं समझ पाएंगे तब तक उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे।
कोई भी प्राणी जब तक किसी उद्दीपक को नहीं समझेगा, एक उद्दीपक, दो उद्दीपक को नहीं समझेगा, और तब तक उस उद्दीपक के अनुसार से काम नहीं करेगा। अगर हम प्रयोग में देखें, प्रयोग के अनुसार से अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कह सकते हैं, किस प्रकार से कुत्ते के सामने में जब भोजन दिया गया तो वो प्रतिक्रिया भोजन के लिए स्वाभाविक था कि लार टपकाया गया। अब अगर कुत्ता बुद्धिमान, जैसा हम जानते हैं कुत्ता एक बुद्धिमान जानवर है, कुत्ता अगर बुद्धिमान जानवर नहीं रहता और उसके सामने भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती तो वो ये समझ नहीं पाता, ये सोच नहीं पाता कि घंटी जब बज रहा है तो उसके थोड़े देर के बाद भोजन आएगा, और भोजन आने के बाद उस लालच से वो लार टपकाएगा। तो चूँकि कुत्ता घंटी की आवाज़ को भोजन आने का संकेत समझ लिया था, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया था, इसीलिए ही प्रतिक्रिया के रूप में वो अपना लार गिराया था, लार निकाला था। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि अगर घंटी की आवाज़ को अगर कुत्ता नहीं पहचान पाता है या नहीं समझ पाता है कि घंटी की आवाज़ हो रहा है तो उसके बाद भोजन आएगा, अगर इस बात को नहीं समझ पाता तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, नील रहता, केवल भोजन आने पे ही अपना प्रतिक्रिया लार गिराना दिखाता। चूँकि वो घंटी की आवाज़ को समझ गया था कि उसके बाद भोजन आने वाला है, इसलिए ही वो लार को नेक्स्ट टर्म पे प्रतिक्रिया के रूप में गिराने लगा था। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धि का होना, ये भावात्मक पुनर्बलन के रूप में बुद्धि का होना एक प्राणी में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस अनुबंधित अनुक्रिया में सीखने के लिए सम्मिलित होकर के अपने अधिगम या सीखने के प्रयास को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है आयु। एज फैक्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये एज फैक्टर जो है एक मनुष्य को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध कर रहे हैं या सिद्ध हो रहे हैं। जैसे कि अगर एक मनुष्य जो है सीख रहा है या सीखने वाली बातें हैं, ठीक है, सीख रहा है तो ये सीखते हुए अगर उसकी क्षमता से अधिक है या फिर कह सकते हैं उसकी एज से अधिक सिखाए जाने वाली बातें हैं, तो ये जो सिखाए जाने वाली बातों के लिए उसका समझ उसके आयु पे निर्भर करती है, और इसी समझ के अनुसार से वो बहुत ही कुछ सीख पाता है। यहाँ पे अनुकूलित अनुबंधन में एक प्राणी का आयु या उसकी शारीरिक अवस्था का होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके, जान सके, समझ सके, और उसको उस दोनों या किसी एक अनुकूलित अनुक्रिय उद्दीपन को वो समझ सके, और तभी समझ सकता है जब उसकी अवस्था उस उद्दीपन के लिए अनुकूलित हो कि वो उस उद्दीपन को जान सके, समझा सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके, पहचान सके, और ठीक उसी के बाद वो उस प्रकार का प्रतिक्रिया दिखला पाएगा, उस प्रकार का प्रतिक्रिया को रिएक्ट कर पाएगा, दर्शा पाएगा। फिर है मानसिक स्वास्थ्य। एक मनुष्य में सीखने के लिए, एक मनुष्य में या फिर कह सकते हैं प्राणी को सीखने के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है, प्रभावित होता है कि वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके। इसके लिए उद्दीपन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि वो उसका मानसिक स्वास्थ्य उस अनुसार से उस बात को एक्सेप्ट कर ले, और उसके लिए वो प्रतिक्रिया स्वरूप अपना प्रतिक्रिया दिखाए। जैसे कि अगर एक व्यक्ति या फिर एक प्राणी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, हर चीज़ को, हर बात को ठीक उसी प्रकार से समझ पा रहा है जिस प्रकार से उसके सामने दर्शाया जा रहा है,
तो वो उद्दीपन के लिए उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जिस प्रकार का उद्दीपक होगा। अनदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, संभावना ये होगी मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने पे कि वो उस उद्दीपन के लिए उस प्रकार से प्रतिक्रिया ना करे जिस प्रकार से उद्दीपक हो। मान लिया जाए कि कुत्ता बहुत गुस्सा में है, पावलोव का जो कुत्ता प्रयोग में लाया गुस्सा में है या बिगड़ा हुआ है या फिर किसी और में ही परेशान है और उसके सामने बार बार भोजन लाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है, भोजन लाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है, तो हर बार घंटी के साथ जब भोजन आएगा तो वो लार नहीं टपकाएगा, जब भोजन आएगा तब लार टपकाएगा या फिर कभी कभार लार टपकाएगा जब उसका मन ठीक होगा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। उसी प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य का भी यहाँ पे सीखने को लेकर के बहुत ही बड़ी मेहनत चली आती है या फिर कार्य चला आता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो उस उद्दीपक के प्रति वो प्रतिक्रिया स्वरूप वो काम करेगा जिस प्रकार का प्रतिक्रिया हमें या उसे सिखाने के लिए, प्राणी को सिखाने के लिए चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही भावात्मक पुनर्बलन के रूप में एक मनुष्य को सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। नेक्स्ट बात एक और भी है, वो है वातावरण, इन्वायरमेंट। जिस प्रकार का वातावरण होगा उद्दीपन प्रस्तुत करने के लिए, एक उद्दीपक प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार से प्रतिक्रिया भी प्राणी में देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर कुत्ता के सामने में भोजन देने से पहले घंटी बजाई जा रही थी, तो यहाँ पे घंटी बजाने से पहले बात ये आ रही थी कि जब कुत्ते के सामने में घंटी बजाने की प्रक्रिया के दौरान उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी कि जो घंटी है वो थोड़े समय अंतराल पर बनाया जाए। कुत्ता जो रखा गया था वो साउंड प्रूफ कमरे के अंदर रखा गया था, जहाँ केवल घंटी की आवाज़ और भोजन रखने के जैसी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब उसके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी और अन्य बातें नहीं थी। इसी जगह में उसके लिए अगर खुले वातावरण में रख दिया जाता और घंटी के आवाज़ के साथ साथ अनेकों अन्य आवाज़ें सुनाई पड़ती और अनेकों जगह जगह में भोजन के रखने की व्यवस्था होती, तो ये वातावरण कुत्ते को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता और जिस तरह का प्रतिक्रिया हमें चाहिए था उस प्रकार का प्रतिक्रिया कुत्ता नहीं देता और उस अनुसार से वो कुत्ता काम नहीं करता। इसी प्रकार से प्राणी के भी सीखने के लिए उसका कंफर्टेबल वातावरण, उसके अनुसार से वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। ये वातावरण के होने के कारण से एक कुत्ता बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावशाली रूप से सीख पाता है। एक प्राणी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। अगर एक प्राणी के सामने में बहुत सारे इन्वायरमेंट नहीं हो, आप तरह तरह के शोरगुल नहीं हो, परेशान करने वाले वातावरण नहीं हो, केवल वही बात हो जो उसके लिए अनुकूलन हो, या फिर कह सकते हैं वही उद्दीपक उसके सामने हो जिसके द्वारा वो उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया चाहिए उस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो उसी प्रकार से अनुबंधन या कर पाएगा और उसी प्रकार से प्राणी अपने प्रतिक्रिया को दिखाएगा और सीख पाएगा। नेक्स्ट है नियंत्रक तत्व में अनुकूलित अनुक्रिया, डीकंडीशनिंग। अनुक्रिया में जो भी अनुकूलित अनुक्रिया होगी, या फिर कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार से किसी भी प्राणी को सिखाने के लिए या उससे प्रतिक्रिया करने के लिए जो भी अनुक्रिया दिखाई जाएगी उसका संबंध को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो उसके लिए भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। अनुकूलित
अनुक्रिया के लिए अगर संबंध की क्रिया को अधिक बढ़ा दिया जाए तो एक प्राणी उसी प्रकार से अनुक्रिया करेगा जिस प्रकार से पहले के उद्दीपन में किया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि कुत्ते को जब भी भोजन दिया जा रहा था, भोजन देने के दौरान उसके सामने घंटी बजाई जा रही थी और घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जा रहा था। अब भोजन के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कुत्ता लार टपका रहा था। इसको हम लोग स्टेटस 1 कह सकते हैं। स्टेटस 1 केवल भोजन दिया गया और रिस्पॉन्स के रूप में वो उसका लार टपका, ये एक स्टेटस 1 हुआ। सेकंड स्टेज में स्टेटस 1 भोजन दिया गया और उसके बाद अलग तरह के भोजन दिए गए, साथ ही साथ फिर से भोजन दिए गए, या फिर कह सकते हैं कि इसमें 3 स्टेज काम आया और उसके बाद में रिस्पॉन्स या कंडीशनिंग या अनुकूलन जो हुआ इन तीनों कामों के लिए वो हुआ लार का टपकाना। या कह सकते हैं कि दो अनुबंधित उद्दीपन के साथ साथ में जब एक और उद्दीपन को जोड़ दिया गया, उसी उद्दीपन से संबंधित और एक उद्दीपन जोड़ दिया गया तो रिस्पॉन्स वही मिला जो वो 2 उद्दीपन के लिए कर रहा था। अब अगर उस सेकंड स्टेज के साथ और एक स्टेज मिला दिया गया, या फिर कह सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 2 के साथ स्टेज 3, या भोजन के साथ और भोजन या उसके पसंदीदा भोजन या उसके साथ और एक पसंदीदा भोजन दे दिया गया, या फिर कह सकते हैं कुत्ते को पहले तो एक भोजन दिया गया और भोजन के साथ में वो लार टपकाया। अगर दूसरे स्टेज में भोजन दिया गया और उसका पसंदीदा भोजन भी दे दिया गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुत्ते का पसंदीदा भोजन मांस है, तो मांस दे दिया गया, थोड़े अमाउंट में दिया गया, तो उसके लिए भी वो लार टपकाया। थर्ड स्टेज में जब उसके सामने भोजन के साथ में मांस दिया गया और मांस के साथ में और बोनस के रूप में और भी मांस दिया गया, तो उसके लिए भी वो लार टपकाया या रिस्पॉन्स पहले वाले रिस्पॉन्स जैसा ही किया। तो इस कंडीशन को डी कंडीशनिंग कहा जाता है। ये अस्वाभाविक उत्तेजना की संख्या जितनी बढ़ते जाएगी उसका भी प्रभुत्व या फिर कह सकते हैं एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर कुत्ते के सामने में जो भी भोजन वस्तु दिया जा रहा है, इस भोजन वस्तु के साथ में उसका पसंदीदा भोजन वस्तु दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर के कुत्ता सीखेगा या उसके अनुसार से प्रतिक्रिया करेगा। उसी प्रकार से जब मनुष्य को या किसी प्राणी को सिखाया जाता है तो उसके लिए उसके पसंदीदा कार्यों को उद्दीपक के रूप में अगर दिया जाए तो रिस्पॉन्स के दौरान या प्रतिक्रिया के रूप में हम जो चाहते हैं एक सीखने वाले से वो सीखने वाली क्रिया हम उसको करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगली एक नई बात लेकर के मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।